नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। यहाँ पर हम प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी मेहनत और लगन के साथ समाज में बदलाव ला रहे हैं या लाना चाहते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सरफराज एडवोकेट। ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसमें वकील पढ़ते हैं और वो जज के लिए तैयारी करते हैं। और इनकी जो कोचिंग सेंटर है उसका नाम है फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। और वहाँ पर ये उस कोचिंग के द्वारा वकीलों के सपनों को रॉकेट के उड़ान में उनको उनके मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तो आप थोड़ा पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो ये कोचिंग सेंटर खोला है, ये आपके दिमाग में कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, और आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एलएलबी करने के दौरान में मेरे मन में ये था कि मुझे जज बनना है और जुडिशरी की तैयारी करनी है। उसी के प्रीपेक्स में मैंने तैयारी प्रारंभ की। कई सालों तक जो है तैयारी के बाद प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिए, मेंस के एग्ज़ाम दिए, अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम दिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, सभी के मेंस मैंने लिखे। एलएलबी के बाद जो है थोड़ा गैप भी लिया। एलएलएम नहीं किया कि भाई जुडिशरी में जाना है, कंपटीशन को क्रैक करना है। उसके बाद थोड़े गैप के बाद फिर मैंने 1 वर्ष का गैप लिया, उसके बाद एलएलएम किया। वर्ष 2012 में मेरा एलएलएम पूर्ण हो गया। और ये किस्मत की बात मान लें या मेहनत का मान लें कि उसी वर्ष में अपियरिंग में मेरा नेट भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैंने जो है वो लॉ में पीएचडी की और पीएचडी अभी मेरी कंप्लीट हुई है 2023 में। लंबे समय से तैयारी करने के बाद लगभग 10 साल का समय मैंने तैयारी को दिया। उसमें बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम दिए। कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक भी हुए, कुछ नहीं भी हुए। कई बार रोना भी आया, कई बार हंसना भी आया, बहुत सारी चीज़ें रही। लेकिन इतनी सारी एजुकेशन के बाद भी फिर मन में एक बात ये आई कि जो कमी मेरे साथ हुई हैं, जो कमियां मेरे अंदर रही हैं, उन कमियों पे अगर काम किया जाए तो आसानी से आदमी जज बन सकता है। तो एक मोटिवेशन जो कोचिंग के लिए जो बना वो तो यहीं से बना कि मैंने इतने साल तक मेहनत की, ये तो मेरे साथ वो काम जो करना चाहिए था बाकी लोगों को वो मेरे साथ नहीं हुआ, या वो गाइडेंस मुझे नहीं मिली, या वो चीज़ें मुझे नहीं मिली, जो एरर्स थी, जो लेकुनाज थे जो मेरे अंदर हुए, वो मैंने महसूस किए कि अगर बाकी लोगों में ये नहीं होंगे तो शायद सिलेक्शन लेना आसान है। तो मैंने जो है उसी प्रीपेक्स में जो है वो कोचिंग के बारे में सोचा और इसमें जो है वो तैयारी करानी स्टार्ट की। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने इतनी पढ़ाई की है तो कोचिंग खोलने का दिमाग इसलिए तो नहीं आया कि आपको ही पढ़ाई का जुनून था या आपने पढ़ाई से बदला लिया है? नहीं सर, दरअसल मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई का जुनून ही था। और लंबे समय तक, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में सबके पास इतनी फैसिलिटीज़, बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में है, अलग अलग टाइप के बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस आदमी कर रहा है, लेकिन 10 साल तक का समय देना तैयारी के लिए एक बड़ी बात थी। और उसी जो है वो जुनून था, तो लगे हुए थे कि नहीं मुझे जज बनना है, बनना है। और उसी जुनून को पूरा करने के लिए ये मान लीजिए कि अब इसे बदला भी आप कह सकते हैं कि जो है अब जो है वो उसी प्रीफिक्स में कि जो चीज़ें मैंने की है वो जो है बच्चों को उतना ही हार्ड वर्क मैं कराऊं जितना मैंने किया था, और मैं उसी तरीके से उन्हें ट्रीट करूं, जो कमियां थी वो कमियां उनकी दूर करूं। उसी प्रीफिक्स में इसे आप बदला भी कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये था तो एक जुनून जो है जिसकी वजह से जो है यहाँ तक, नहीं तो आदमी 1 साल में 2 साल में छोड़ के चला जाता है ना। एक लंबा समय तक जो है वो तैयारी करना, उसमें बने रहना और फिर उसी फील्ड को चूज करना, ये एक जो है वो पोर्शन रहा। तो जैसे आपके टाइम में कभी उस समय गूगल वगैरह तो होते नहीं होंगे या थे? नहीं, गूगल तो तो मेरे ख्याल उतना यूज़ नहीं होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन
होगा उस समय मैंने तो उतना देर मेरा तक नहीं। क्वेश्चन ये है कि जब कोई जैसे आपके सामने जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अधिकतर लॉ किए हुए हैं, वकील जी हैं, जी तो उनके क्वेश्चंस भी इतने हाई लेवल के होते होंगे, जी। तो उसके लिए आपको गूगल करना पड़ता है या कभी कभी होता है कि भी गूगल करना पड़े उनके क्वेश्चंस पर? देखिए अब जो नई जनरेशन आ रही है वो थोड़ा फॉरवर्ड है, बहुत आगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत सारे बच्चे पीछे बैठे हुए गूगल करते रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं कि टीचर सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ नए केस लॉज आते हैं, उसकी साइटेशन होती है, कई सारे प्रोविजंस में चेंजिंग आ रही है, कुछ लॉज नए बनाए जा रहे हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ और चेक करना पड़े तो गूगल का यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मली तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, टीचर्स से ज़्यादा जो यूज़ कर रहा है गूगल को वो स्टूडेंट कर रहा है। स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ चेक करता है। अगर कोई टीचर ये सोचे कि भाई मैं कुछ भी पढ़ा के चला जाऊँगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ है, मोबाइल उसके हाथ में, वो चेक करता रहता है कि ये ठीक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो गूगल का यूज़ नॉर्मली स्टूडेंट ज़्यादा कर रहा है मुकाबले टीचर्स के। अच्छा, हमारा ज़माना आपका ज़माना वो जी भी नहीं था, मतलब हमारा आपका शायद एक जी ही ज़माना होगा, हम उस समय ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी। जी तो ऑनलाइन क्लासेस में जब आप लेते हैं, कभी जैसा आपने बताया कि आप लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जब आप लेते हैं तो उसमें आपको कैसे मालूम चलता है कि बच्चा सो रहा है या पढ़ रहा है? अ, देखिए, जो कोचिंग का जो प्रॉपर जो तरीका है, जो तैयारी का प्रॉपर तरीका है, वो तो ऑफलाइन ही क्लास होती है। लेकिन ऑनलाइन क्लास भी एक, जब से कोरोना जो पीरियड स्टार्ट हुआ, कोरोना के समय से जो है वो ऑनलाइन का पोर्शन स्टार्ट हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ऑनलाइन क्लास में इस बात का नहीं पता है कि स्टूडेंट वो सो रहा है, बैठा है क्या, क्योंकि वो अगर लाइव आ गया है और उसके बाद जो है वो क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमने मान लीजिए कि एक ऐप, हम ऐप पे काम कर रहे हैं और वो कनेक्ट होने के बाद फिर अपना कोई भी काम जो है वो निपटा रहे हैं। तो इसीलिए जो एक आ जाता है कि आप कोशिश करें कि ऑफलाइन की तरफ आएँ। लेकिन जिन लोगों के लिए मजबूरी है वो नहीं आ सकते, कोई प्रेगनेंसी में है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनके लिए ऑनलाइन जो है क्लास बेटर होती है। लेकिन एक जो है प्रिजम्पशन होती है, एक उपधारणा होती है कि जब आदमी जो है लाइव क्लास में कनेक्ट है तो वो सो नहीं रहा होगा, वो मतलब ठीक होगा। लेकिन हो सकता है कुछ लोग सो भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं सो सकते। जी। सर, आपकी क्लास में ऑर्डर ऑर्डर कहने का अधिकार आप रखते हैं या स्टूडेंट्स आपके? देखिए, ऑर्डर ऑर्डर कहने का अधिकार एक्चुअल में तो होना तो टीचर्स के पास ही चाहिए, लेकिन स्टूडेंट भी उसका यूज़, नहीं, यहाँ वो पर जज। इक्वलिटी है, इक्वलिटी एक है ना। ये सही है कि ऑर्डर ऑर्डर जो है कोर्ट में जो है जज साहब करते हैं, तो वो राइट उसी प्रकार से टीचर के पास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो क्लास में ऐसा हो, सबके साथ जो है इक्वलिटी रखी नहीं, जाती उनके है, कोई अंदर ऐसा। फीलिंग आ रही है ना कि वो जज बनने जा रहे हैं, मैं इसलिए पूछ हाँ, फीलिंग तो जो है जगानी है, फीलिंग तो बढ़ानी बढ़ाना, इनहेंस करना है उनकी फीलिंग्स को, है ना, बढ़ाना है, जिससे जो है वो ये चीज़। रहा हूँ। और क्लास में ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड कहने का कोई नियम है या स्टूडेंट्स को चुपचाप बस सुनना पड़ता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत, अगर एक लंबी क्लास हो गई है, स्टूडेंट्स थका हुआ है, तो इन चीज़ों का वो कई बार ऑब्जेक्शन, ओवर रूल तो जो है नहीं कहते, लेकिन कई बार जो है वो कहते हैं सर इसमें जो है वो रोक दीजिए, रेस्ट कर दीजिए, है ना, ये चीज़ें जो है वो नॉर्मली होती हैं। अगर आपके स्टूडेंट कोई गलती करते हैं तो उसमें पेनल्टी मिलती है उनको या अपील मिल जाती है? नहीं, स्टूडेंट को कोशिश में ये करता हूँ कि वो गलती ना करें, और कोचिंग सेंटर्स का असली काम ही ये है कि उन्हें एरर से कैसे बचाया जाए, उन्हें गलती से कैसे बचाया जाए। तो दरअसल मेरे पास सब एडवोकेट्स आते हैं, तो पेनल्टी का तो कोई सवाल ही नहीं। कोशिश ये है कि अगर कोई एरर होती है, कोई गलती होती है, तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा वो चीज़ें बताई जाएँ, और उस पे जो है बेटर तरीके से उसे जो है एनकरेज किया जाए। पेनल्टी का कोई पोर्शन है नहीं, वो कोर्ट वाला पोर्शन जो है वो अभी नहीं है, ये है। जी। और अगर आपको प्रधानमंत्री, मतलब ये एक ऐसी क्वेश्चन है जनरल कि अगर या प्रधानमंत्री बना दिया जाए या आप प्रधानमंत्री से कहना चाहें जी। कि कोचिंग सेंटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल होने चाहिए, तो आपके हिसाब से कुछ ऐसा रूल हो जो आप कहना चाहें गवर्नमेंट से? देखिए, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो ख़ास तौर पे अलग अलग टीचर्स हैं जो लंबे समय तक स्ट्रगल कर चुके हैं, देखिए दो टाइप हो सकती हैं। कुछ लोग केवल पैसा कमाने के लिए भी आ सकते हैं, और कुछ लोगों ने खुद मेहनत की होगी, एक लंबा समय लगाया होगा, वो उसमें तैयारी भी कर रहे होंगे। तो
चीज़ें एक नेगेटिविटी से जो है बचा जाएगी। केवल एक ये नेगेटिविटी कि कोई स्टूडेंट ये कहे जी मैंने कोचिंग ही नहीं किया तो मैं जज बन गया जी, तो जो है वो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं कर दिया कि वो कोचिंग नहीं नहीं किया तो जो है अल्टीमेट ये है कि चीज़ें जो है वो पढ़नी है, तैयार करानी है। कोचिंग जो है नॉर्मली करेगा क्या, आपका एक टाइम सेव करता है, एक समय को बचाता है, आपको एक जो है गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, आपको जो है वो मैटर प्रोवाइड कराता है जिससे समय बच जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर कोई जो है वो चिप लगा देगा, ऐसा नहीं है कोई माइंड में जो है वो चीज़ें ये है कि आपका एक समय बचाया जाएगा, आपको जो है वो लेखन शैली आपकी ठीक कराई जाएगी, आपको मेंस में जो है प्रीलिम्स में इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कराया जाएगा। तो इसके लिए सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जो आ रही है वो सोसाइटी में देखा जा रहा है कि भाई जो है वो कोचिंग करता है तो वो जो है वो वीक स्टूडेंट होगा, वो जो है वो कोचिंग कर रहा है तो या उपधारणा बनाई जा रही है जी वो तो जो है कोचिंग पढ़ा रहे हैं जी। तो देखिए एक सबसे पहला काम ये है कि जो सोसाइटी में इस चीज़ से थोड़ा सा निकला जाए, इस चीज़ से निकला जाए कि वो एक हेल्प के लिए है, एक जो है वो जो बच्चा जो है वो कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है उसकी हेल्प के लिए है और उसके लिए जो है वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और उसके लिए जो है वो आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजी बना के दे रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपसे रिवाइज करवा रहे हैं, आपसे लिखवा के देख रहे हैं, तो उससे जो है वो टाइम आपका कम हो जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो प्रॉपर तरीके से जो है जिस प्रकार से सभी को प्रोटेक्शन प्राप्त है उसी प्रकार से इन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाए, ये चीज़ें जो है रखी जाए। तो फिर आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो रिजल्ट आने के बाद कहते हैं भैया हमने तो तुम्हें कोचिंग कराई थी, हम क्या जाने, मतलब उस तरह से आप कह रहे हैं ना कोचिंग उनके भले के लिए है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स कह देते हैं कि भैया नहीं हुआ तो हमने तो कोचिंग कराई थी। जी जी। तो उन पेरेंट्स के वो आप क्या बोलेंगे? देखिए मेरा कहना यही है कि सिलेक्शन किसी एक चीज़ से नहीं होता, सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। सिलेक्शन के लिए टीचर्स का भी एफर्ट होता है, पेरेंट्स का भी एफर्ट्स होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये ही नहीं देख रहे हैं कि बस उन्होंने पैसा दे दिया उसके बाद जो है वो बच्चा कहाँ जा रहा है, तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है, टीचर की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि केवल कोचिंग में भेजने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा, स्टूडेंट को हार्डवर्क करना पड़ेगा, टीचर को भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है पेरेंट्स को भी उसे देखना पड़ेगा, उसे जो है वॉच करना पड़ेगा कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या वो वहाँ तक जा भी पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, तब जो है वो उसका बेनिफिट मिलेगा। केवल ये कहना कि मैंने एडमिशन ले लिया है और आप हार्डवर्क ना करें, आप रेगुलर ना आएँ क्लास में, आप जो है लिख के ना दिखाएं, टीचर्स जो है वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है आप नहीं बताते हैं, या जो मैटर आज तैयार कराया आप उसे तैयार नहीं करते हैं, तो कोचिंग भी कुछ नहीं कर पाएगा। बहरहाल कोचिंग्स का जो पोर्शन है वो एक तरह से उसे टच में रखना है और टच में रख के जो है वो उसे बच्चे का जो है समय सेव करना है। एक तरह से दो टाइप की चीज़ें और हैं। कुछ लोग जो है वो जो कोचिंग कराते हैं उनका एक पोर्शन ये होता है कि वो केवल मैटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एक मटेरियल या लिखवा रहे हैं, तैयार करा रहे हैं। मेरा जो पोर्शन है मेरा ये है कि मैं जो आज तैयार कराऊंगा वो कल मैं लिखवा के भी देखूंगा, वो मैं उससे पूछूंगा भी, जिससे डे टू डे चीज़ें तैयार होती चलें और जैसे ही जो है वो बच्चे का कोर्स पूरा हो तो वो बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो एग्ज़ाम देने के लिए, वो एग्ज़ाम जो है क्रैक करने की स्थिति में हो। तो ईश्वर ने चाहा जो है माता पिता को ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मेरे पास जो है वो स्टूडेंट आया तो वो सब मुझे फैमिली के रूप में ही मानते हैं और वो ये जानते हैं इस बात को कि मैं उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करता हूँ। तो कोई देखिए इत्तिफाक ही होता है, देखिए छोटे बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं, वो एडवोकेट्स हैं, जो माता पिता हैं वो एडवोकेट्स के माता पिता हैं। तो एडवोकेट्स खुद भी इस चीज़ को जानता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो क्या ये आसान है, वो ठीक पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, वो हर एक चीज़ को जानता है। ये कोई छोटा छोटा इंटर क्लास का बच्चा नहीं है कि उसे ये नहीं पता चल रहा है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जो है वो पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बस पैसा दे दिया। और मंथली हम फीस रखते हैं, मंथली फीस में ये है कि अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो वो पढ़ाई कर रहा है, अच्छा मैं पढ़ाऊँगा मेहनत करूँगा तो वो आएगा, और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो जो है 2 दिन में 4 दिन में, अगर वो एडवोकेट है तो समझ ही जाएगा कि यार ये तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बात बना रहे हैं केवल, तो जो है वो आराम से निकल भी सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि बांध के रखने वाला कोई पोर्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स जो है तीनों का ही कॉम्बिनेशन से जो है वो चीज़ें बनेंगी। लेकिन फिर भी कभी कभी देखा है कि आप जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, तो कभी कभी आपको पेरेंट्स को हैंडल करना आसान होता है या स्टूडेंट्स को हैंडल करना आसान होता है? देखिए हैंडल करना तो दोनों को ही आसान है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए अगर कोई प्रॉपर तैयारी के लिए आया है तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे कुछ बनना है,
मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो माता पिता को जैसे ही हम कोई चीज़ बताएंगे तो वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बने, और स्टूडेंट भी चाहता है। लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद ये थोड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं और क्रिएट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स कि भाई आदमी बच्चा जो है उस चीज़ से हट गया। जब वो स्टार्टिंग में आता है तो उसके मन में होता है कि मुझे जज बनना है, मैं पूरी मेहनत करूँगा। माता पिता भी कहते हैं कि हम हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, इसके साथ रहेंगे। तो नॉर्मली उन्हें दोनों को कन्विंस करना आसान होता है उस समय। तो हाँ, इत्तिफाकन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो है किन्हीं टीचर्स के बारे में जो है कोई स्टूडेंट अगर जो है ना इत्तिफाकी रखे या ना समझ पाए तो वो एक अलग हो सकता है। कोई भी क्लास में स्टूडेंट हैं तो उनको मोटिवेट करना ज़्यादा आसान है या उनको पढ़ाई के लिए समझाना? मतलब आपके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े बड़े हैं, लॉयर हैं, तो क्या उनको मोटिवेट करना पड़ता है या वो ऑलरेडी आप कह रहे हैं मोटिवेट होके आते हैं वो आपके पास? मतलब पहले जो उन्हें पता है पढ़ना है बस। हाँ, देखिए नॉर्मली ये है कि सब लोग एडवोकेट्स रहते हैं, एलएलबी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कई बार ग्रेजुएशन के बाद डबल ग्रेजुएशन करके आए हैं। पहले बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, बीकॉम किया होगा, फिर एलएलबी किया है, तब आ रहे हैं, अपीयरिंग में कोई आता है। तो नॉर्मली तो ये प्रज्यूम किया जाता है, ये उपधारणा की जाती है कि वो बिल्कुल ठीक जो है वो होंगे। लेकिन उसके बाद भी मोटिवेशन की ज़रूरत हर एक एज में है, हर एक एज ग्रुप में है। अगर आप जो है वो 50 साल के भी हो जाते हैं तो भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। और मोटिवेशन जो मिलेगा सबको चाहिए अच्छा, लेकिन मोटिवेशन जो मिलेगा वो कई बार ऐसा भी नहीं है कि भाई जो है वो आदमी मोटिवेट हो जाए, मोटिवेशन कहीं से खरीद के ले आए, या जो है वो देख, कुछ चीज़ें आपके हार्ड वर्क से मोटिवेशन भी होता है। जब आप जो है वो स्ट्रेटेजी बना के और नियमित रूप से हार्ड वर्क करते हैं तो आप खुद भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। और बाकी चीज़ें जो है मोटिवेशन करना जरूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन की तरफ जो है चला जाएगा। थोड़ा लीग से हटकर सवाल है, कोचिंग सेंटर से थोड़ा अलग है। जैसे आजकल थोड़ा पॉलिटिकल है जी। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी जी। तो कुछ लोग इसका पक्ष ले रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं। हालांकि कानून है, कानून चेंज हुआ है और आप कानून से जी कानून की तरफ ही आपका पढ़ाते हैं आप बच्चों को जी और साथ में आप प्रैक्टिस भी करते हैं। जी। तो कृपया बताइए कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है, यूसीसी के बारे में, उत्तराखंड में जो हुआ है। बाकी जो केंद्र की सरकार, सर जो यूसीसी का जो मैटर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता से कहते हैं, और संविधान निर्माताओं के समय से ही ये डिस्प्यूटेड रहा मैटर। संविधान निर्माताओं के समय से ही इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 44 में रखा गया और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत, अर्थात जब कोई सरकार या कोई राज्य या केंद्र जो है वो विधि बनाएगा तो इन नीतियों का अनुसरण करेगा। समय समय पे कई बार कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शंस दी, कई बार कोर्ट ने कहा कि यूसीसी को लागू करना चाहिए, कई बार कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इसमें डायरेक्शन नहीं दे सकते। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया उसमें यही कहा गया कि भाई यूसीसी को लागू किया जाए। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि यूसीसी की डिमांड बार बार क्यों की जा रही है। एक तो पोर्शन ये है कि भाई एक सामान्य सी बात आती है कि एक देश है तो एक विधान होना चाहिए, एक जैसा कानून सबके लिए होना चाहिए। कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई संप्रदाय, कोई कम्युनिटी, किसी के आधार पर कोई अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा भी लगता है कि इससे कोई बुराई तो है नहीं, कोई ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरा एक पोर्शन जब निकल के आता है तो वो थोड़ा सा अलग होता है। वो अलग ये होता है कि आदमी के मन में एक चीज़ ये है कि भाई मैं हिंदू हूँ तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मेरा विवाह होगा, मुझे फेरे लेने हैं। एक मुस्लिम है तो मुस्लिम जो है जो शादी करेगा वो एक निकाह करेगा, निकाह वाला पोर्शन होगा। तो अब ये है कि वो कहते हैं कि अगर सबका एक कानून होगा तो क्या निकाह को, शादी को एक करेंगे, कैसे करेंगे। कई बार कुछ डर एक ये बैठाया जा रहा है कि भाई जो है वो बताया जाता है कि नहीं, वो मुस्लिम की जगह हिंदू कानून लागू हो जाएगा, हिंदू विधि के अनुसार जो है वो चीज़ें होंगी, ये चीज़ रखी जा रही है। दूसरी बात है कि आस्था का पोर्शन है, शरीयत लॉ जो है वो उसके अनुसार जो है मुस्लिम्स के अंतर्गत जो है वो व्यक्ति को 4 शादी करने की अनुमति है। हालांकि प्रैक्टिकल में कोई शादी कर नहीं रहा है, सिंगल सबके पास जो है वो नॉर्मली शादी हैं, लेकिन जो है वो शरीयत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहे तो 4 तक शादी कर सकता है।
तो सबसे बड़ा जो डिमांड है, जो दूसरी तरफ से डिमांड है, वो शादी को लेकर असली तो, कि भाई जो है वो 4 शादी कर सकते हैं, ये जो है वो एक तलाक का पोर्शन, पहले ट्रिपल तलाक का जो पोर्शन आता है जी, तलाक देते हैं, जैसे सब लोग एक शादी करते हैं, जैसे कोर्ट से जो है तलाक होता है, उसी तरीके के नियम लागू किए। नहीं, 4 शादी का जो मामला उठ के आया है, लोग जो उठा रहे हैं, जो आम जनता उठाती है, उनका कहना ये है कि जब एक आदमी 4 शादी कर सकता है, मान लो किसी की शादी हो गई है, उसके बाद मान लो उनको जो डर है, मैं उनके डर की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर क्योंकि कानूनन वो 4 शादी कर सकता है, तो अगर मान लो उसका किसी दूसरे धर्म में या कहीं पे प्यार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो उसको कर लेता आराम से बिना कोर्ट में जाए, और उसके ऊपर कोई कानून भी उस पर वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो ये कहे कि भाई इसने शादी पहले कर रखी है, धोखे से जैसे भी करी हो, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, जो उनका कहना है, तो इससे एक छूट मिलती है उनको, कहीं ना कहीं वो गलत कार्य, क्योंकि अगर वो बंदिश में आएगा तो शायद वो इस तरह के जो झूठ प्रोपागेंडे बनाए जाते हैं उनमें नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी वो भी बचेगा अपराध करने से, जो अपराध करना चाहते। मेरी बात समझ गए होंगे आप जो मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने जो सरकार है उसने ये क्लियर कहा है कि परंपराएं चेंज नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें निकाह नहीं, शादी का, ऐसा कहीं नहीं है। यूसीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसमें केवल ये है यूसीसी में जो परंपराएं हैं वो सेम रहेंगी, जो कानून होंगे जो जैसे शादी का हो गया या इस तरह के जो कानून होंगे वो सबके लेख होंगे। वो किसी भी परंपरा से शादी करें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो सरकार ने बोला है जी। ठीक है, तो परंपराएं तो चेंज होंगी नहीं, क्योंकि अगर किसी को मान लो मंदिर जाना है वो मंदिर जाएगा, किसी को मस्जिद जाना है मस्जिद जाएगा, किसी को निकाह करना है वो निकाह करेगा, किसी को शादी करनी है वो शादी करेगा। लेकिन कानून एक होने से एक बराबरी का एक वो रहेगा कि भाई इसको किसी को ज़्यादा अधिकार ना हो, किसी को कम ना हो, तो कम से कम जब एक देश में बहुत सारे, जो सरकार कह रही है मैं वो कह रहा हूँ कि जो बहुत सारे नागरिक इस देश में हैं वो एक जैसा फील करें, उन्हें ये ना हो कि इसको ज़्यादा अधिकार है इसको कम अधिकार है। मैंने जितना पढ़ा है यूसीसी किसी को, मैं सरकार के उसमें ऑब्जेक्ट यही है, यूसीसी का ऑब्जेक्ट ही ये है। कोर्ट भी इस बात को कह रहा है। कोर्ट दरअसल 2 बड़े मसले हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, जो एकदम जो है वो हाईलाइट हुआ। एक तो आपने बताया 4 मैरिज वाली पोर्शन। 4 मैरिज से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भाई कोई आदमी जो है वो किसी और, कई बार जो है वो कोई हिंदू भी व्यक्ति है और उसने एक शादी की हुई है, तो हिंदू धर्म के अनुसार वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो कन्वर्जन करके अगर मुस्लिम हो सकता है तो वो शादी कर सकता है। तो कई बार जो है ऐसा दिखाई पड़ा कि वो केवल धर्म के लिए कन्वर्जन हो रहा है ना, धर्म का परिवर्तन हो रहा है केवल शादी के लिए। तो ये जो पोर्शन है ये एक जो है इसने हाईलाइट कर दिया कि भाई क्या ये ऐसा हो रहा है। नहीं, ये जो हो रहा है, चाहे वो एक केस हुआ है या 2 केस हुआ है, तो गलत ही ना वो। हाँ, गलत तो सरकार वही रोकना चाहती है। कोर्ट इस बार में कह चुका है। कोर्ट ने सरला मुदगल ने कहा कि देखिए आप केवल विवाह के लिए जो है कोई धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते और इसमें यूसीसी को लागू करना चाहिए, उन्होंने यही कहा और सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। हाँ, लेकिन जो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मुस्लिम लॉ के अनुसार जो है कंट्राडिक्ट कर रही हैं या बाकी किसी लॉ के साथ कंट्राडिक्ट कर रही हैं, उनसे बातचीत की जाए, उनसे जो है समझाया जाए। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके मन में ये बात बैठ रही है, उनके साथ बात की जाए, है ना। कोई चीज़ें जो है क्या एग्जेम्प्टेड रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी तो मेरे ख्याल से। एक बात और भी है कि शरीयत के अनुसार तो बहुत सारे कानून हैं जो नहीं चलते हैं, जैसे अगर कोई चोरी कर ले तो हाथ काट दिए जाते हैं शरीयत के अनुसार, लेकिन वैसे तो उन कानून में तो वो साथ हैं। बाकी लेकिन जब यूसीसी की बात आती है तो क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का ये है या थोड़ा सा आदमी के ऊपर ज़्यादा वर्चस्व का, तो उस पर वो लोग आवाज़ उठाए, ऐसा सरकार का बोलना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, शरीयत लॉ का पोर्शन ये है कि जितने भी हमारे पैनल लॉज हैं, पहले आईपीसी 1860 थी, 1860 से लागू थी। एविडेंस एक्ट 1872 से था, उसके स्थान पर बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया, बीएससी आ गया। तो ऐसा नहीं थे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में काम कर रहे थे। इसका मतलब दांडिक मामलों में अगर कोई ऑफेंस आप करते हैं तो ना हिंदू विधि को फॉलो किया जाएगा ना मुस्लिम विधि को फॉलो किया जाएगा। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में एक जो है वो भारतीय दंड संहिता पहले काम करती थी, भारतीय न्याय संहिता काम करेगी, है ना। तो वो पोर्शन होता था। लेकिन एक चीज़ रखी हुई थी कि जो मैरिज के मामले हैं, जो विवाह के मामले हैं, जो डाइवोर्स के मामले हैं, जो सक्सेशन के मामले हैं, उसमें जो है आपने कहा था कि देखिए जो आपकी पर्सनल लॉ है वो प्रिवेल करेगी।
ये ऐसा नहीं है कि जो है ये कोई कह रहा है, ये एक प्रिवेल ये चलो करेगी मैं, जो है वो चलो उसके मैं, अनुसार जो ये है ज़्यादा पर्सन लंबा पॉलिटिकल हो जाए। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, इसके पक्ष में है या इसके विरोध में है? आप नहीं नहीं, मैं इसके ना विरोध में हूँ। अच्छा। और मैं देखिए कोर्ट जैसा कह रहा है, जैसे डायरेक्शंस दे रहा है, मैं उसी के अनुरूप जो है जैसा जो है उसमें सजेस्ट करके जो है जो चीज़ें हो सकती हैं वो बेटर करके लागू किया जाए। और उसमें कोई एनआरसी problem के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं क्योंकि नहीं, उसके ये वैसे तो बड़े बच्चे हैं आपकी क्लास में, आपने बताया है सबने ऑलरेडी लो किया हुआ है, जज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई सो जाता हो क्लास में तो कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर लगता है नहीं? नहीं, कंटेम्प्ट वैसे तो ये है कि मेरी क्लास में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई बच्चा सो रहा हो या कोई इस तरह का हो। हाँ, कई बार मैंने सुना है कि कुछ लोग टीचर्स कहते हैं कि भाई जो है स्टूडेंट पीछे सो गया है ना। तो दरअसल मेरी क्लास में हर रोज़ बच्चे की कॉपी चेक होती है, क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उसे सोने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि जो है वो डेली उसे बताना पड़ेगा। वैसे जो है नॉर्मली जब बच्चा क्लास में रहेगा, अगर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी एक्टिव है तो सोने का कोई पोर्शन आएगा नहीं। और बाकी कंटेम्प्ट को आना पोर्शन तो ये है कि कंटेम्प्ट तो एक तरह से वो है ही है भाई, कोर्ट का अगर कोई बच्चा जो है वो सो जाए कोर्ट में और ये सॉरी जो है क्लास में, तो फिर जो है टीचर्स के लिए जो है वो बुरा ही माना जाएगा, वो अच्छा नहीं। इसका मतलब दो चीज़ें हैं, या तो टीचर उसे पढ़ा नहीं पा रहा है ना, या वो बोरिंग पढ़ा रहा है, या जो है वो स्टूडेंट सुनना नहीं चाहता है, कई सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। जज बनने की जो पढ़ाई होती है, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन क्या होता है? धारा याद करना, क्योंकि धारा एक ऐसी चीज़ है, उसको याद करना मतलब मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। देखिए, जज बनने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि एक धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क तो हर एक जो है, जहाँ भी आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे सब में जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेक्शंस को याद करना मुश्किल है, लेकिन उसे जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो याद हो जाता है। प्रैक्टिस में लाना, उसे रिवाइज करना, तैयार करना, तो इसका मतलब साफ है कि वो फिर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ, लेकिन जो है क्योंकि इसमें सिलेबस ज़्यादा रहता है और जो है ज़्यादा एक्ट रहते हैं, तो सभी एक्ट्स में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चे को। ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मान लीजिए सेक्शन नंबर 23 है तो दूसरे में भी 23 है, तीसरे में भी 23 है, अब 20 एक्ट हैं तो 20 में सब में 23 है, तो किस में क्या कहा गया। लेकिन हम उसमें देखते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई जो है वो सेक्शन है तो उसे बार बार रिवाइज कराएं, बार बार लिखवा के देखें, तो वो फिर जो है बच्चे को लर्न हो जाएगा और वो हार्ड नहीं होगा। तो प्रैक्टिस से जो है, लगातार लिखने से जो है वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि बहुत सारे सेक्शंस होने की वजह से उन्हें याद रख पाना थोड़ा सा हार्ड होता है, मुश्किल होता है। एक कहावत है कि मैंने एक कहावत याद आ गई मुझे कि बचपन से मैंने ये सुना है कि भाई एक तो बीमार मत पड़ना, डॉक्टर के पास मत जाना, और एक भाई किसी भी तरीके से ना वकील के पास मत जाना, कोर्ट मत जाना। तो मतलब ये डरा के रखा जाता है बचपन से कि अगर जीवन में इन दो लोगों से बच के रहा जाए तो सबसे बेटर है। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, एक्चुअल में अगर आपको बताऊं, कोई डराता है वो एक अलग बात है, लेकिन वकील आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, और वकील आपके साथ उस समय खड़ा होता है जब आपके साथ कोई नहीं होता है। जब आपके, कई बार आप देखेंगे कि कोई पुलिस केस जो है दर्ज हो गया, और दर्ज होने के बाद जो है आपके भाई भी छोड़ के भाग गए, जो है घर वाले भाग गए, छिपे हुए हैं, आप बचे हुए हैं, तो उस समय कोई आपको जो है वो सब जो है पूरे सोसाइटी में आपको गलत नज़र से भी देखा जा रहा है। तो ऐसे समय में भी जो है केवल एक वकील ही आपको रिप्रेजेंट करता है। तो असली बात तो ये है कि इनसे बचा के न रखें, बल्कि इनके पास रहा जाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि वकील अगर किसी के पास है तो वो उसे सलाह भी देगा। आज तो हर छोटी छोटी चीज़ में सलाह की ज़रूरत पड़ रही है ना, लीगल पोर्शन पे तो एडवाइस की भी ज़रूरत है, बुरे समय में साथ की भी ज़रूरत है, तो हर जगह जो है आपके लिए यूजफुल है। बचपन से मैंने सुना है तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। जी जी, नहीं नहीं, ऐसा जो है वो ये एक थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए बनाया हुआ चीज़ें होंगी, अदरवाइज जो है वो हाँ, डॉक्टर के भी जाना ही पड़ता है। हाँ, चाहे जाना कितना ही पड़ता है। बचेगा इंसान जी, तो भी जी, डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन एडवोकेट्स के संबंध में ऐसा सोचना एक जो है, क्योंकि वकील जो है वो आपके लिए अपना पूरा समय देता है और आपके या उस समय में ये हेल्प भी कह करता सकते है। हैं ना कि वो ये सलाह दे रहे हैं कि आप इतने एक्सरसाइज कीजिए जिससे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, या लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ मत कीजिए कि वकील के पास जाना पड़े। आप उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं ना। जी जी जी, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप कानून का पालन करिए, हाँ, आप कानून का पालन करिए पालन कानून कीजिए, का, हाँ। नहीं जाना पड़ेगा फिर और आपको क्या? जो है नहीं। अच्छा, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी कानून का पालन करता रहता है,
लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे फंसा देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, जैसे वो मजबूरी कहते हैं, तो मजबूरी कई है। बार जो है वो उस वजह से भी जो है वो जाना पड़ता है। तो उस समय जो है वो वकील आपके लिए खड़ा रहता है, हमेशा जो है आपके साथ में काम करता है। तो ये कहना कि भाई वकील के पास जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और सबसे मतलब मिनिमम जो है फीस में वो वकील के काम पास करता है। जाएंगे नहीं, मतलब वकील के पास जाने से बचना चाहिए, मतलब कोशिश की जानी चाहिए कि आप ना जाओ, कोर्ट में ना जाओ, नॉट जी, जी। वकील, जी, कोर्ट जी। तक ना जाओ। जी। नॉट वकील, वकील तो मैं जी, गलत जी। कह रहा हूँ, उनका अपना नहीं, प्रोफेशन। ये देखिए ऐसा है कि ये तो बात है ही है कि अगर आप जो है वो प्रॉपर लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप फिट रहेंगे, हाँ, कानून का पालन करेंगे। जब आप जो है वो कानून का पालन करेंगे तो आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। आप फिट रहेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो चीज़ें जो है वो प्रॉपर हो जाएँगी। जी लेकिन दोनों ही लोग जो है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, है ना? वो जो है कहीं न कहीं चीज़ें जो है वो जो एडवोकेट्स हैं वो एक सोसाइटी में एक मैसेज दे रहे हैं, है ना? एक कानून का पालन करना भी बता रहे हैं, है ना? सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से एडवोकेट्स जो है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि आज के समय में जो है एडवोकेट्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी इनकम को अगर देखेंगे तो उन्हें बहुत कम जो है इनकम एक तरह से। बहुत सारे एडवोकेट्स कुछ हैं जो बहुत अच्छे भी स्टेब्लिश हैं, नए बच्चे हैं तो उन्हें नहीं, उतनी इनकम नहीं आजकल है। तो मैंने सुना है जो वकालत जो है बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं समाज में। हाँ, दुनिया भर के डिवोर्स, मुझे लगता है आजकल ज़्यादा झगड़े ज़्यादा शुरू हो गए हैं पहले नहीं, से लेकिन मुकाबले। वो वकील की वजह से थोड़ी ना हो रही, वो जो है नहीं वो वकील, लेकिन आप ये मत कहिए कि उनकी कमाई नहीं हो रही है। नहीं आजकल तो कमाई वकीलों की बहुत कमाई हो रही है, नहीं कमाई तो क्योंकि देखिए। जितने झगड़े बढ़ेंगे उतनी वकीलों की कमाई बढ़ेगी। मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जी, जी, जी। मतलब ये मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। नहीं, नहीं ऐसा देखिए जो कमाई बढ़ेगी वो अगर हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है हाँ, और वो डाइवोर्स के लिए जाते हैं, तो वो जो क्लेम करते हैं भाई मुझे इतना पैसा चाहिए इतना, तो वो तो उन्हें मिलता है ना। वकील को तो बेचारे को फीस मिल रही है और मिल गई। और कई बार जो है वो वकील खुद चाहता है कि वो आउट ऑफ द कोर्ट अगर उनका समझौता हो जाए, चीज़ें तय हो जाएं। कोई वकील या कोई जज ये नहीं चाहेगा कि भाई जो है वो किसी का जो है वो शादी टूटे। उन्हें पहले जो है वो कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाती है कि वो साथ में रहें। तो ये तो एक सोसाइटी का एक पोर्शन ये है कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा जैसे देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं। आदमी जो है हर एक लड़के को जो है वो हीरोइन चाहिए, लड़कियों को जो है सबको हीरो चाहिए। और वो एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो तो एक उनकी अपनी, ये वकील की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। और वकील को इससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत इनकम हो जाएगी। और वकील ये भी नहीं चाह रहा है कि वो जो है वो सबका घर टूट जाए तो मुझे इनकम हो जाए, ऐसा नहीं है। वकील जो है, जो एडवोकेट्स हैं वो जो है सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और वो कई बार जो है उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि भाई आप शादी आपने की है तो उसे बनाए रखो, उसमें जो है कोशिश करो जो है अपनी शादी को चलाने की। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको ये सलाह देगा कि आ जाओ जी आप जो है डाइवोर्स जो है वो मैं दिलवाऊंगा, ऐसा कोई पोर्शन नहीं लेकिन है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इसका रीज़न एक ये भी है कि जैसे एक कानून आया था 498, जी, जी। पहले जब वो कानून नहीं था तो उतने ये केसेस नहीं बढ़े थे। जब से 498 केस आया, जो 498 केस है जी, ना, जी, जी, 498A। 498, हाँ, समथिंग जी, लाइक जी। दैट। तो जब से ये कानून बनाया तो कानून की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, वो मैं वकीलों की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। जी, जी। जब हमारी क्योंकि उनको कुछ फ़ायदे मिले लेडीज़ को, और उन्होंने 498 लगाया और अपना जो मनमाना था वो मनवा लिया, तो कुछ मुझे लगता है उस कानून के बाद ये केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। बस मैं कानून, देखो कहीं ना कहीं कानून भी इसमें हेल्प कर रहा है, आप इस चीज़ को स्वीकार करें ना करें, लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूँ और जिन लोगों से मेरी बातें हुई हैं, अगर ये कानून ना हो तो शायद आधे से ज़्यादा केस रुक जाएंगे, डिवोर्स नहीं होंगे। देखिए विधि जो बनाई जाती है वो जो कोई ऑफेंस हो रहा है, जो एक पीड़ित व्यक्ति है, जो एग्रीव्ड हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये बात सही है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं हैं, कुछ लोगों ने उसका मिसयूज़ किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी मिसयूज़ करेंगे। आप ये मान लीजिए कि किसी एक घर में कोई लेडीज़ बहुत चतुर है, वो झूठा केस कर देती है, मेरे साथ क्रूरल्टी हुई, ये बात बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी सोसाइटी के सारे मर्द जितने भी हैं उन्होंने कभी जो है वो मारपीट ही नहीं करते। बहुत सारे, आज भी आप चले जाएंगे, बहुत सारी महिलाएं ऐसी आपको दिखाई पड़ेंगी जिन्हें डेली जो है वो शराब पी के जो है मारपीट की जाती है, उनके साथ अब्यूज़ जो है वो लैंग्वेज का यूज़ किया अरे जाता है। सर, मैं आपको तो ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिन लेडीज़ को अब्यूज़ किया जा रहा है, जो प्रताड़ित हैं, वो कोर्ट नहीं जाती। जो प्रताड़ित नहीं है, अधिकतर वो लोग कोर्ट जा रहे हैं आज की तारीख में। इसी के लिए तो लीगल क्योंकि- अवेयरनेस चलाई जा रही है। हाँ, इसीलिए क्योंकि मैंने ये- ये देखा है कि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी कभी कोर्ट में जाने की, जी, वो जी। लोग कोर्ट गए हैं, मैंने देखा है उनको जाते हुए।
और जो लोग वास्तव में प्रताड़ित हैं, महिलाएं जो वास्तव में जिनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है, उन लेडीज़ में से 99% वो कोर्ट जाती ही नहीं है। या तो उनके पास पैसे नहीं होते, अगर मान लो पैसे हैं भी तो वो जो होती है कुछ ऐसी होती है जो सभ्य समाज से रिलेटेड होती हैं, सभ्य परिवार की होती हैं, वो नहीं जाती हैं, है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के अभी जैसे केस हुआ था बेंगलोर में, है ना, बेंगलोर में एक बंदा ने एक वीडियो बनाई मरने से पहले, सब कुछ हुआ, ये हो सकता है उसने कुछ गलती की हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% उसने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जब ये केस सामने आया, क्योंकि वो बेंगलोर से जाता था किसी यूपी के उधर पूर्व साइड में जाता था, मतलब काफ़ी किलोमीटर्स चलने पड़ते थे। उसकी जो वाइफ थी वो हर महीने 2 तो 3 दिन डेट लगवाती थी, तो वो वहाँ से बंदा जॉब कर रहा है, उसको पैसे भी दे रहा है, वहाँ से आ रहा है, वो इतना परेशान हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कानून की वजह से ही तो उसने सुसाइड किया। क्योंकि मैं आपसे ये बातें सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत एजुकेटेड हैं। मैं मानता हूँ कानून जो है रक्षा भी करता है, लेकिन कानून की वजह से कहीं ना कोई सुसाइड भी कर लेता है, कहीं ना कहीं जो गलत काम है उनको कई लोग तो जो ऐसे भी लोग हैं जो कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद बच के निकल जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, ऐसे भी लोग हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बहुत जो है मैं सब चीज़ें बताऊं कि अब आपने दो क्वेश्चन अराइज कर दिए। पहला एक क्वेश्चन तो ये है कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनके साथ जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ मारपीट होती है, वो कोर्ट में जाते ही नहीं है। एक क्वेश्चन आपने अराइज कर दिया। तो इसके लिए देखिए, एडवोकेट्स, कोर्ट, गवर्नमेंट्स सब इसके लिए प्रयासरत हैं। गांव-गांव में जाकर लीगल अवेयरनेस के कैंप लगाए जा रहे हैं, कॉलेज के माध्यम से अवेयरनेस जो है कराई जा रही है, और जो है हर एक स्तर पर जो कोशिश की जा रही है कि सबको पता चले, और जो है अगर किसी के साथ जो है घरेलू हिंसा हो रही है तो वो उसके लिए केस दर्ज कराए और जो है वो आगे आए, उन चीज़ों को बढ़ाए। इसमें जो है एक तो चीज़ ये कि हम लोग इस पर प्रयासरत हैं। कानून जो है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कानून के लिए चाहते हैं कि जिसका जो राइट है वो उसे मिले, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि किसी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड जरूर नहीं है कि वो, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मैं बता दूंगा जिनके साथ कोई क्रूरल्टी नहीं, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि समाज की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से सुसाइड कर लिया। तो ये बात सही है कि अगर वो गलत है, मैंने सुसाइड का पक्ष नहीं ले रहा, जी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर किसी ने सुसाइड किया है तो कम से कम दर्द तो होगा, नहीं मैं इस बात को मानता हूं, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, कुछ तो होगा। आपका कहना जो है कि भाई वाइफ की वजह से जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो उन्होंने डिमांड करी, नहीं वो गलत है, वो गलत है। एक्चुअली सुसाइड करने वाला गलत है, उसे टक्कर लेनी चाहिए थी, उसे सुसाइड नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं, बस वो भी उसने अपराध उसने भी किया है, उसके लीगली प्रोसेस फॉलो करते आप जो है। हाँ, मैं जो है वो नहीं, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। लेकिन एक चीज़ आपका ये भी मान के चलिए कि बहुत सारी लेडीज़ों ने भी सुसाइड कर लिए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई जेंट्स ने सुसाइड कर लिए। ये जो गलत है वो लेडीज़ भी गलत हो सकती है। मैं लेडीज़ और जेंट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, उनमें कोई अंतर मैं नहीं समझता हूँ, बिल्कुल उनको एक ही मानता हूँ, लेकिन कानून भी तो एक हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक भी मानो और कानून जो है लेडीज़ के लिए ज़्यादा कर दो और जेंट्स के लिए कम कर दो, है ना। ये भी तो नहीं हो सकता ना। कहीं तो आप एक मान रहे हो उन्हें और कहीं पर आप उन्हें ज़्यादा कानून दे करके उन्हें बलशाली बना रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। मतलब मेरा पॉइंट है ये। और मैं आपको बताऊं, जैसे महिला आयोग बना है ना, अगर ऐसी पुरुष आयोग बन जाए, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, वहां पर महिलाओं, जितनी महिला आयोग में महिलाएं नहीं जाती ना, उससे ज्यादा पुरुष वहां पर पहुंच जाएंगे आज की तारीख में। चलिए, ये इतने प्रताड़ित हैं लोग आज। नहीं, ये बात आपकी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, लेकिन हमें दोनों चीज़ों को जो है बैलेंस करना पड़ेगा। जो कानून बनाया जाता है वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, जो बनाया गया कानून, वुमेन्स की अगर आप स्थिति देखेंगे गांव में, देहात में, कस्बों में, तो बहुत ज़्यादा वीकर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में थी। आज अगर पुरुष अभी उतना वीक नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो उसके लिए भी पुरुष आयोग बनवाएंगे, उसके लिए भी कानून बनवाएंगे। सर मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं गाँव में रहा हूँ, मैं गाँव में रहा हूँ, और मैंने गाँव की महिलाओं को गाँव के जो घर है ना उनके, उन पर राज करते हुए देखा है। आप कहाँ कह रहे, कहाँ प्रताड़ित है महिलाएं? आप गांव में मेरे साथ चलिए, जिस घर में भी मैं दिखाऊंगा वहाँ की रानी, मतलब रानी नहीं, मतलब वो उसकी चलती है, वहाँ लेडीज की चलती है घरों में। मैं आपको गांव में जाके दिखा सकता हूँ इस बात को। ये तो केवल एक मीडिया द्वारा, इनके द्वारा एक बवंडर बनाया गया कि महिला प्रताड़ित, महिला प्रताड़ित, महिला प्रताड़ित नहीं है।
इस देश के अंदर जहाँ पे वेदों की ऋचाएं महिला लिखती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों में महिलाएं रही हैं, जहाँ पर बड़े बड़े प्रधानमंत्री महिला रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रही है, यहाँ पर महिलाएं प्रताड़ित नहीं हैं। लेकिन मीडिया ने ये कह करके महिला प्रताड़ित कहते रहो। एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलोगे ना तो वो लोगों को सच लगने लगेगा। ऐसे ही महिलाओं को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ, ये कानून बनाने वालों की गलती बता रहा हूँ कि महिला प्रताड़ित नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी मैं समाज में रहा हूँ, मैं अपने घर से लेकर के, अपने गांव से लेकर के, अपने कस्बों से लेकर के मैं हर जगह घूमा हूँ। मैंने कहीं भी अधिकतर मैंने पुरुष प्रताड़ित देखे हैं, लेकिन महिलाएं मैंने प्रताड़ित नहीं देखी। देखिए, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। ये आपकी अपनी ओपिनियन है, और देखिए सभी लेडीज़, सभी गर्ल्स, सभी पत्नियां एक जैसी नहीं है। सब लोग राज भी नहीं कर रही है, सब लोग दुखी भी नहीं है। मैंने सब नहीं बोला, आपने जो गिनवाया है उस तरीके, उस रेसों में अगर आप देखेंगे, उस रेसों में आप देख लीजिए, रेसों में देख लेते हैं आप। प्रधानमंत्री की आपने बात बताई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो गई। आप रेसो काउंट करिए, कितने जेंट्स प्रधानमंत्री हुए, कितनी महिलाएं हुई। आप खेल में बात कर रहे हैं, खेल में जो है आप काउंट करेंगे तो आपको गिनतियों में आप चूज करेंगे 2, 4, 10। आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं ना, इक्वल लाइए ना पुरुष के। आप अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 महिलाओं को बराबर करिए ना। आप 2 महिलाओं को देख रहे हैं, 4 महिलाओं को देख रहे हैं, मतलब आप 10 महिलाओं को देख रहे हैं। आपके हिसाब से समानता जब आएगी जब हर चीज में बराबरी हो। हाँ, बराबरी तो होगी, नौकरी में बराबरी हो, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर घर कौन संभालेगा? दोनों मिलकर संभालेंगे। आपको लगता है हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर संभव है? ये सब तो क्यों नहीं संभव है? लोग चला रहे हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो है वो पुरुष प्रताड़ित नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों में एक ये भी चीज़ आ रही है कि भाई अगर हम वाइफ को जॉब पे रखेंगे तो फिर वो हमारा शोषण करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी, वो काम नहीं करेगी घर पे। बहुत सारे लेकिन लेडीज ऐसी भी हैं कि वो जो है वो काम भी कर रही हैं, सारे घर को संभाल रही हैं। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने पहले, जब हमारे पहले ज़माने के लोग थे, आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेडीज़ कम पढ़ी लिखी थी, नारीज़ कम पढ़ी लिखी थी, जो हमारे पुरुष थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उस समय जब शादियां होती थी तो वो जो पुरुष थे वो अनपढ़ बीवी के साथ पूरी ज़िंदगी रहते थे, खुश रहते थे। आजकल जब से लेडीज़ पढ़ना शुरू कर दी है ना, और वो साथ में साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है ना, तो वहाँ पर डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़े हैं। ये बिल्कुल बात अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आजकल पहले एक पुरुष एक अनपढ़ महिला से शादी करके ज़िंदगी भर उसको निभाता था, लेकिन आज की तारीख में कोई पढ़ी लिखी महिला क्या अनपढ़ आदमी से शादी करके उसको निभाएगी? आप बराबरी की बात करते हैं ना, तो हर तरीके से बराबरी होनी चाहिए पुरुष और नारी की। वो बराबर कभी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि नेचर ने उनको अलग बनाया, जो मेरा मानना है। देखिए, हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात सारा ईगो का भी है। आप एक बात ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जेंट्स जो है वो पढ़ा लिखा होता था और अनपढ़ वाइफ होती थी, वो उसे निभाता था। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि वो जो हस्बैंड जब आता था वो पढ़ा लिखा, और वो अनपढ़ वाइफ को कहता था कि जाओ खाना बनाओ, पानी लेके आओ, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, वो चुप सुनती थी और काम करती थी। आज एक अगर पढ़ा लिखा जेंट्स है और वो घर में रहता है और उसकी वाइफ जॉब करती है और वो बाहर से आती है, अगर वो पानी मांग ले तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, अगर वो खाने को कहते तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो आप दोनों को बैलेंस करेंगे ना, आप दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो भी इक्वलिटी नहीं आ पा रही है। तो क्योंकि वो चाहता है कि वो सारे काम करे। क्योंकि मुझे लगता है उनका जो मेंटल लेवल है वो अलग जा चुका है। नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसमें पेरेंट्स की गलती है। कई बार जो होता है कि हम अपने बच्चों को जो है उस तरीके का जो है संस्कार नहीं दे रहे, हम उन्हें एडजस्ट करना नहीं सिखा रहे। मुझे लगता है कि उन्हें एडजस्ट करना नहीं सिखा पा रहे। जब वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और बीच बीच में जो है वो ससुराल वाले वो सब लोग एंट्री करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, सिखाते, तो वो चीज़ें हो रही। इसमें कानून का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है। कानून एग्रीव्ड के लिए, बेनिफिट के लिए है। अगर पुरुष आगे आने वाले समय में जो है पीड़ित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा, तो कानून इसके लिए बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है, जो भी वीकर सेक्शन है उसके लिए जो है कानून बनाए जा रहे हैं, उससे जो है। तो अभी स्थिति ठीक है। जैसे जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली में जो है वो पुरुषों के लिए जो है वो क्रूअल्टी के लिए जो है नियम लाए गए हैं, बनाए गए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है, ये चीज़ उठाई जाती है कि भाई महिला के लिए तो घरेलू हिंसा है और अगर पुरुष के लिए हो रहा हो तो फिर क्या हो।
तो ये बात सही है, लेकिन ये चीज़ें जब धीरे धीरे बढ़ेंगी, अगर ज़्यादा होंगी तो उसके लिए भी कानून आएगा, है ना, लेजिस्लेशन उसके लिए काम करेगा। फिलहाल जो इनेक्ट हो चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें जो है वो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह रहा है कि हमें केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए। कई बार कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि कई बार जो है कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो उसका मिसयूज़ करती हैं, और क्रूअल्टी के नाम पे जो है वो उन्होंने गलत तरीके से मिसयूज़ किया, तो केयरफुली उसका यूज़ होना चाहिए। कई बार नहीं, ये 90% से अबोव केसेस जो हैं वो गलत ही हैं। इस टाइप के जो 498 वाला जो केस मैंने बताया आपको, उसमें तो ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये है कि उसमें 90% केस बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीके से उसका यूज़ किया मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन उसी पे जो है कोर्ट जो है कह भी रहा है कि भाई इसे केयरफुली यूज़ होना चाहिए। फ़ायदे के लिए था, उसका नुकसान होने लगा, और उसका नुकसान जो है केवल इस वजह से हो रहा है कि कुछ लोग तो इसे केवल इस वजह से कि अगर हम इसे लगा देंगे तो समझौता ईजिली हो जाएगा, हमारा एडजस्टमेंट कुछ वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, है ना, दोनों की जो है वो म्यूचुअल जो है। हमारे यहाँ अभी सोसाइटी दो टाइप की है, एक तो बहुत हाई क्लास है, हाई क्लास वाले लोग क्या करते हैं, बैठ के बातचीत की, मैटर सोल्व किया, बात खत्म होगी, आप अलग मैं अलग। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो साथ रहना चाहते हैं, वो साथ रखना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते, तो कई बार जो है वो झूठे मुकदमे उसमें दर्ज होते हैं, मैटर जो है वो एक तरह से उनमें समझौता हो जाए, उसके लिए जो है झूठे 1-2 धाराएं वो अलग लगवाएगा, बाद में जिससे दोनों में समझौता हो जाए। वकील भी कई बार सलाह देता है, कई बार सलाह दिया जाता है कि भाई एक आदमी ने झूठा मुकदमा तुम्हारे ऊपर कर दिया, अब तुम क्या करोगे। एक तो तरीका है कि आप बेल लो अपनी और केस लड़ो। कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो एक मुकदमा आप भी अगर उस पर कर दोगे तो फिर वो भी तैयार हो जाएगा, दोनों जो है तैयार हो जाएंगे, समझौता के लिए जो है एक पोर्शन बन जाएगा, एक ग्राउंड बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, यूज़ मिसयूज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी जगह जो है लॉ अपनी जगह प्रॉपर है, वो ठीक है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सरफराज एडवोकेट, जिनसे हमने कई सारी इनसे कोचिंग से रिलेटेड बातें की, कई सारी जो आजकल कानून चल रहे हैं उनके बारे में बातें की, और हम इनको और इनके कोचिंग सेंटर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर उन्हें कोचिंग करनी हो तो वो आपको कैसे ढूंढ सकते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आत्रे सर का बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे बुलाया, और सभी लोगों से जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो वर्ष 2018 का 100% रिज़ल्ट था, और इस समय भी जो है वो लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 7520345585 पे संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर जो है गूगल के माध्यम से अगर मैप पे भी सर्च करना चाहेंगे तो फास्ट माइंड लॉ अकेडमी जो है वो डालेंगे तो वो सर्च हो जाएगा। तेजगढ़ी के पास में आदित्य प्लेस 317 नंबर 3rd फ्लोर पर जो है मेरा सेंटर है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, और जो है मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ का मैं एक मेंबर हूँ, वहाँ पर मैं एडवोकेसी करता हूँ। तो आप फ़ोन नंबर पर या जो है मैप के माध्यम से किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का जो है धन्यवाद।